नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अग्निपथ को लेकर राहुल गांधी ने फिर से साधा सरकार पर निशाना। बोले देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य दोनों है खतरे में। दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अग्निपथ योजना से युवाओं का भविष्य खतरे में है तो वीडियो को कीजिए लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपको बता दें कि आज हो रही है अग्निपथ योजना के तहत भर्ती परीक्षा। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधकर बोला कि प्रधानमंत्री के नए प्रयोग से देश की सुरक्षा खतरे में है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि 60,000 सैनिक हर साल रिटायर होते हैं, उनमें से सिर्फ 3,000 को सरकारी नौकरी मिल रही है। 4 साल के ठेके पर हजारों की संख्या में रिटायर होने वाले अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा। प्रधानमंत्री की प्रयोगशाला के इस नए एक्सपेरिमेंट ने देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य दोनों खतरे में डाल दिया है। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर हमला बोला हो। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस योजना की घोषणा के बाद से ही इसके विरोध में है और इसे सेना को कमजोर करने वाली योजना बताती रही है। बता दें कि देश भर में सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना के तहत परीक्षा आयोजित की जा रही है और जब इस योजना की घोषणा हुई थी तब देश भर में जमकर बवाल हुआ था। सड़क पर उग्र युवाओं ने जमकर तोड़फोड़ की थी और सबसे ज़्यादा बवाल बिहार में हुआ था। कई ट्रेनों को फूंक दिया गया था, तोड़फोड़, फायरिंग, स्टेशन पर आगजनी जैसे हिंसक प्रदर्शन भी हुए। हालांकि देश भर में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद भी सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की मांग, सोनिया गांधी पर अमर्यादित भाषा के प्रयोग के लिए माफ़ी मांगे भाजपा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अन्य नेताओं की तरह इस पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए अमर्यादित टिप्पणी की है और इसके लिए मोदी और बीजेपी को देश की महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी के साथ कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पर 23 जुलाई को शाम 5 बजे आयोजित एक डिबेट के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के श्रीमती गांधी के प्रति बेहद अशोभनीय लहजे में अभद्र अमर्यादित भाषा के प्रयोग ने भाजपा के महिला विरोधी चाल चरित्र और चेहरे की पोल फिर से खोल दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ऐतिहासिक क्षण, गोल्डन बॉय पर गर्व, नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर सीएम गहलोत और पायलट ने दी बधाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के यूजीन में 18 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन में सिल्वर मेडल पर कब्जा करके एक बार फिर इतिहास रच दिया है। नीरज ने 83.13 मीटर भाला फेंककर मेडल अपने नाम किया। नीरज इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, जहां 19 सालों बाद भारत को टूर्नामेंट में मेडल मिला है। वहीं नीरज चोपड़ा के अमेरिकी ज़मीन पर कमाल करने के बाद उनके गांव सहित पूरे देश में जश्न शुरू हो गया है और नीरज के रजत पदक जीतने पर पानीपत में उनके घर पर जश्न मनाया जा रहा है, जहां लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीतने की बधाई दे रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मेघालय बीजेपी नेता के फार्म हाउस से 5 बच्चे छुड़ाए गए, 73 गिरफ्तार, कई हुए चौंकाने वाले खुलासे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मेघालय के तुरा में बीजेपी उपाध्यक्ष द्वारा कथित तौर पर चलाए जा रहे वैश्यालय से 5 बच्चों को बचा लिया गया है और 73 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी नेता ने आरोपों से इनकार किया और मुख्यमंत्री सांगमा पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है। एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक विशाल पुलिस दल ने पश्चिमी गारो हिल्स जिले के रिम्पू बागान में 8 घंटे तक छापेमारी की, जो कि उग्रवादी से नेता बने मराक उर्फ रिम्पू के स्वामित्व वाले फार्म हाउस हैं। वेस्ट गारो हिल्स के जिला पुलिस प्रमुख विवेकानंद सिंह ने कहा कि पुलिस ने 5 नाबालिगों को बचाया है, 4 लड़के और 1 लड़की, जो रिम्पू बागान में गंदे कैबिन जैसे अस्वच्छ कमरों के अंदर बंद किए गए, जिसमें 30 कमरे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्रॉस वोटिंग को लेकर अखिलेश यादव के तेवर सख्त, पार्टी में बड़े एक्शन की कर रहे हैं तैयारी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की तरफ से जमकर क्रॉस वोटिंग हुई, जिसका सीधा फायदा एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को हुआ और उन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। लेकिन अब विपक्षी दलों ने क्रॉस वोटिंग करने वाले नेताओं के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर ली है। अखिलेश यादव ने इसे लेकर ओम प्रकाश राजभर और चाचा शिवपाल यादव को चिट्ठी लिखी है और वहीं अब बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में एक बड़े एक्शन की तैयारी में है। पार्टी के सूत्रों की तरफ से बताया गया कि ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव से किनारा करने के बाद अब समाजवादी पार्टी की तैयारी क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की है।
चर्चा के बाद इन सभी के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक 26 जुलाई को अखिलेश यादव पार्टी के सीनियर पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर चर्चा होगी। वहीं हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक कौन है, लेकिन पार्टी को कुछ नाम पता चले हैं जिन पर शक है कि शायद इन्हीं विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। त्रिपुरा भाजपा में भीषण कलह, विधायक ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। जी हां दोस्तों, त्रिपुरा में भाजपा के अंदर चल रही गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ विधायक अरुण चंद भौमिक ने अपने ही शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ को पद से हटाए जाने की मांग की है और इतना ही नहीं, उनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग भी की गई है और उन्होंने आरोप लगाया है कि शिक्षा मंत्री ने त्रिपुरा के शिक्षा तंत्र की रीढ़ को ही समाप्त कर दिया है। दरअसल वरिष्ठ अधिवक्ता और त्रिपुरा भाजपा विधायक अरुण चंद भौमिक ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री के कारण ना तो शिक्षक और ना ही अधिकारी किसी की भी कोई रुचि सेवा में तो रह ही नहीं गई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि स्थानांतरण नीति और शिक्षा मंत्री के बेतुके फैसले के कारण दक्षिण त्रिपुरा के स्कूल और कॉलेज बुनियादी शैक्षणिक परिवेश में इसका असर पड़ा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में मंकी पॉक्स की दस्तक, केरल के बाद राजधानी में मिला देश का चौथा मरीज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया और इस मरीज की कोई विदेशी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और इससे पहले केरल में मंकी पॉक्स के 3 मरीज मिल चुके हैं और ये तीनों ही मरीज यूएई से लौटे थे और वहीं पर ये किसी संक्रमित के संपर्क में आ गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में मिला मरीज मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती है और मंत्रालय ने 31 वर्षीय व्यक्ति की संक्रमण की पुष्टि करते हुए बताया कि इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। यानी अब तक मिले 4 मरीजों में ये पहला ऐसा मामला है जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री ना हो और इस मरीज को तेज बुखार और स्किन में घाव के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस नेता होश बोले ने महंगाई पर जताई चिंता और बोले खाना, कपड़ा और मकान सस्ता चाहते हैं लोग। जी दोस्तों, आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होश बोले ने शनिवार को कहा कि महंगाई और खाद्य पदार्थों की कीमतों के बीच संबंध पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि भोजन, कपड़ा और घर की कीमतें कम हो क्योंकि ये सभी बुनियादी ज़रूरतें हैं। होश बोले ने कृषि में स्वावलंबी बनने के लिए अब तक की सभी सरकारों को श्रेय दिया और उन्होंने कहा कि ज़रूरी वस्तुएं सभी को सस्ती कीमत पर मिलनी चाहिए और इसका भार किसानों पर नहीं डाला जाना चाहिए। वो आरएसएस से संबंध भारतीय किसान संघ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में पुलिस ने फाड़े सीएम केजरीवाल के पोस्टर लगाए, पीएम मोदी के बैनर, गोपाल राय ने लगाया ये बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल दिल्ली सरकार का वन महोत्सव कार्यक्रम था जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी वी के सक्सेना को शामिल होना था, लेकिन कार्यक्रम से पहले दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में जबरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं जबकि सीएम अरविंद केजरीवाल के पोस्टर फाड़े गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि बिहार से आ रही है। जेडीयू पर चुप्पी और भाजपा पर हमले, तेजस्वी की नई रणनीति से सवाल, बिहार में होने वाला है बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, विपक्ष की राजनीति का सामान्य और सर्वमान्य परंपरा है सत्ता पक्ष की आलोचना, उसके फैसलों में मीन मेख निकालना, लेकिन लालू परिवार ने इन दिनों अपनी रणनीति में थोड़ा परिवर्तन कर लिया है। जेडीयू पर चुप्पी साध ली है और भाजपा पर हमले तेज कर दिए हैं और यहाँ तक कि बिहार में भाजपा जेडीयू की संयुक्त सरकार पर हमले में भी जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या के खिलाफ चार्जशीट, दिल्ली सीएम आवास के बाहर तोड़फोड़ का मामला। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। 1000 पन्नों की चार्जशीट में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का भी नाम है। 30 मार्च को भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया था। सूर्या भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कुल 30 लोगों के नाम हैं जिनके खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराएं लगाई गई हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार अवैध रूप से जमा होने के अपराध से इतर 10 लोगों को सरकारी संपत्ति को नष्ट करने का आरोपी बनाया गया है। कुछ को सरकारी काम में बाधा डालने,
चोट पहुंचाने के लिए बुक किया गया है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले एनडीए नो डाटा अवेलेबल सरकार जिसकी कोई जवाबदेही नहीं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को एनडीए सरकार को नो डाटा अवेलेबल सरकार करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ये ऐसी सरकार है जो कोई जवाब नहीं देना चाहती और इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि नो डाटा अवेलेबल सरकार आपको विश्वास दिलाना चाहती है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, कोई किसान विरोध प्रदर्शन में नहीं मरा, कोई प्रवासी नहीं मरा। राहुल ने कहा कि कोई डाटा नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के पुराने भाषणों की याद दिलाई थी। राहुल गांधी ने लिखा कि देश निराशा की गर्त में डूबा है और ये आपके ही शब्द हैं ना प्रधानमंत्री जी। उस वक्त आप जितना शोर मचाते थे, आज रुपए की कीमत तेजी से गिरता देखकर आप उतने ही मौन हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। बोले झूठे प्रचार के सहारे सत्ता में रहना चाहती है सरकार, नहीं रोकना चाहती बढ़ती महंगाई की मार। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार और झूठे प्रचार के सहारे सत्ता में बना रहना चाहती है। बढ़ती महंगाई भाजपा रोकना ही नहीं चाहती। सरकार के मंत्रियों में ही दरार सामने आ गई है। सरकार और अफसरशाही के बीच खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार का नारा देकर सत्ता में आई सरकार ने महंगाई की बेरहम मार से जनता का जीवन मुश्किल कर डाला है और बड़े पूंजी घरानों मुनाफा कमाने की होड़ में गरीब का शोषण करने में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अमूल के बाद पराग ने भी दही मट्ठा के दाम बढ़ा दिए हैं। मंत्रियों ने अपनी ही सरकार के कामकाज पर जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच कब होगी। भाजपा सरकार की जीरो टॉलरेंस का फायदा दबंग भ्रष्टाचारी उठा रहे हैं और इस तरह की सभी अवांछित करतूतों को झूठ से छुपाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार, अन्याय करने वाली भाजपा सरकार से अब जनता तंग आ चुकी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी। जगदानंद सिंह ने कहा नीतीश जी का आरजेडी में है स्वागत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में बड़े सियासी उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बयान में प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दोस्तों, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आरजेडी अंदर खाने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी में जुटी है। दरअसल आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने बीजेपी और जेडीयू पर तंज कसते हुए कहा है कि जेडीयू और बीजेपी में एकता है कहाँ, एकता तो कभी भी नहीं थी। ये तो कुर्सी की लालच ने दोनों को एक जगह इकट्ठा करके रखा है। दोनों एक एक पैर के हैं और एक एक पैर से लंगड़े हैं। ये लोग किसी तरह से एकजुट होकर चलने का प्रयास करते हैं। ना जेडीयू दोनों पैर पर खड़ा हो सकता है और ना ही बीजेपी दोनों पैरों पर खड़ा हो सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को बताया झूठा। पवन खेड़ा ने ट्वीट कर याद दिलाई 4 महीने पुरानी बात। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपनी बेटी पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताने के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए ईरानी को 4 महीने पहले पुरानी बात याद दिलाई। कांग्रेस नेता ने स्मृति ईरानी को झूठा कहा और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कौन सी स्मृति ईरानी झूठ बोल रही हैं। 4 महीने पहले तो बेटी के रेस्टोरेंट की तारीफ की थी। कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर हमला बोला। पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया और स्मृति ईरानी को झूठा कहा। उन्होंने एक वेब पोर्टल की खबर को शेयर करते हुए लिखा कि 4 महीने पहले तो आपने अपनी बेटी के रेस्टोरेंट को लेकर तारीफ की थी और आज आप कह रही हैं कि आपकी बेटी का कोई रेस्टोरेंट ही नहीं है। पवन खेड़ा ने ट्वीट किया कि कौन सी स्मृति ईरानी झूठ बोल रही हैं, वो जिन्होंने अपनी बेटी की रेस्टोरेंट की तारीफ की थी या वो जो कह रही हैं कि उनकी कोई रेस्टोरेंट ही नहीं है। दोस्तों, ट्वीट करके घेरा गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि बिहार से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि आतंकी मॉड्यूल को खड़ा करने की साजिश रचती है बीजेपी। कांग्रेस ने पीएफआई पर जगदानंद के बयान का किया है समर्थन। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पीएफआई का समर्थन करते हुए हिंदुओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को आतंकी बता दिया है। जगदानंद सिंह का कहना है कि देश में जो भी बड़ी आतंकी घटनाएं हुई है उसमें हिंदू और आरएसएस के लोग शामिल हैं। दरअसल उनका ये बयान बिहार में आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के दौरान हुई गिरफ्तारी पर पूछे गए सवाल पर आया। जगदानंद सिंह के बयान का बिहार कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जिस प्रदेश में बीजेपी 10-15 साल से शासन कर रही
बनाई है वहां आतंकी मॉड्यूल डेवलप हो रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि देश विरोधी गतिविधियों और पीएफआई के पाकिस्तान कनेक्शन पर भी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में भारत के लोगों हैं और वहां पर उनके रिश्तेदार हैं जिनसे उनकी बात आम बात है और ये होती रहती है, इसमें कुछ बुराई नहीं है। जगदानंद सिंह ने अपने बयान में सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुरक्षा एजेंसी ये बताए कि वो कौन सी ऐसी बातचीत पकड़ ली है उन्होंने जिससे आतंकी गतिविधि साबित हो रही हो। उन्होंने कहा कि ये बताएं कि भारत से पाकिस्तान में हुई बातचीत किस लिहाज से देश के खिलाफ है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ लोगों से जो बातचीत हो रही है, सुरक्षा एजेंसी ये बताए कि आखिरकार क्या बातचीत हुई है जो आतंकवादी बातचीत कहलाने के लायक है या देश विरोधी बातचीत कहलाने के लायक है। ये भी हो सकता है कि उनके लोग पाकिस्तान में रहते हों जिससे हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया गया हो। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी कांग्रेस में बड़ा उलटफेर, प्रियंका गांधी ने बदले राष्ट्रीय सचिवों के प्रभार। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने यूपी के संगठन में बड़ा उलटफेर किया है। 2024 के चुनाव को देखते हुए कई राष्ट्रीय सचिवों के प्रभार बदले गए हैं। कांग्रेस महासचिव एवं यूपी के प्रभारी प्रियंका गांधी के निर्देश पर राष्ट्रीय सचिवों के जोनल प्रभार के क्षेत्रों में बदलाव किया गया है। पार्टी ने प्रदेश को 6 जोन में बांट रखा है जिनका दायित्व प्रदेश के प्रभारी बनाए गए सभी 6 राष्ट्रीय सचिवों को सौंपा गया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर को अवध जोन का प्रभार दिया गया जिसमें लखनऊ, उन्नाव, बहराइच, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा समेत कुछ जिले शामिल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहा कैंपेन, नुपुर शर्मा केस पर बोलते हुए सीजेआई एनवी रमन्ना ने जताई चिंता। जी हाँ दोस्तों, देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने न्यायपालिका की चुनौती और मीडिया के कार्य पर टिप्पणी करते हुए न्यायपालिका के भविष्य पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ये भी कहा कि एक झूठा आख्यान बनाया गया है कि न्यायाधीशों का जीवन आसान होता है, लेकिन वो जीवन की कई खुशियों, कभी कभी महत्वपूर्ण पारिवारिक घटनाओं से भी चूक जाते हैं। नुपुर शर्मा केस पर एक फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजेआई ने कहा कि जजों के खिलाफ सोशल मीडिया में कैंपेन चल रहा है। सीजेआई एनवी रमन्ना शनिवार को रांची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ कॉलेज में जस्टिस ऑफ ए जज पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीजेआई ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया बिना जांचे परखे कंगारू कोर्ट चला रहा है। सीजेआई ने नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणियों के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जजों के खिलाफ सोशल मीडिया में कैंपेन चल रहे हैं। जज तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, लेकिन उसे उनकी कमजोरी या लाचारी नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव परिणामों से गुजरात में बढ़ी बीजेपी की टेंशन, 2 दलों की ढूंढ रही है काट। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में पिछले साल हुए नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सूरत नगर निगम की 27 सीटों पर कब्जा जमाया था और उसके बाद पार्टी ने तालुका और जिला पंचायत चुनावों में भी अच्छा प्रदर्शन किया। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने मेहसाणा जिले में और प्रधानमंत्री मोदी के गृहनगर वडनगर तालुका में भी पंचायत सीटें जीतकर भाजपा को चौंका दिया था। रुक करते हैं अगली बड़ी। कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पार्टी ने पीएम से कहा है कि वो तुरंत स्मृति ईरानी का इस्तीफा लें। दरअसल ईरानी की बेटी को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें स्मृति ईरानी की बेटी के गोवा में चल रहे बार पर फर्जी लाइसेंस रखने का आरोप शामिल है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये लाइसेंस फर्जी तरीके से दिया गया, जिसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये मांग करते हैं कि पीएम तुरंत स्मृति ईरानी का इस्तीफा लें। ईरानी पर यह आरोप नहीं है, पूरे दस्तावेज हैं जिन्हें आरटीआई से लिया गया है। और दोस्तों, स्मृति ईरानी की बेटी के द्वारा गोवा में चल रहे बार पर फर्जी लाइसेंस रखने का आरोप है और ये गैरकानूनी तरीके से हुआ है। मृत व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस लिया गया और गोवा के कानून के हिसाब से रेस्टोरेंट को एक लाइसेंस मिल सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 52 साल तक मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया, आरएसएस पर फिर आक्रामक हुए राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी के साथ साथ संघ पर भी अपना हमला जारी रखते हैं। विचारधारा से लेकर हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्होंने कई बार संघ को आड़े हाथों लिया है। अब एक बार फिर उसी अंदाज में राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साध दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया है कि संघ के मुख्यालय में कभी भी तिरंगा नहीं फहराया जाता है। वो कहते हैं कि जिस तिरंगे के लिए हमारे देश के कई लोग शहीद हुए, उस तिरंगे को एक संगठन ने
अपनाने से मना कर दिया। 52 साल तक नागपुर में अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, लगातार तिरंगे को अपमानित किया गया और आज उसी संगठन से निकले हुए लोग तिरंगे के इतिहास की बात करते हैं, हर घर तिरंगा मुहिम की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस नेता ने बीजेपी और आरएसएस से 3 तीखे सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने पूछा है कि 52 सालों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया? खादी से राष्ट्रीय ध्वज बनाने वालों की आजीविका को नष्ट क्यों किया जा रहा है? चीन से मशीन निर्मित पॉलिएस्टर झंडे के आयात की अनुमति क्यों दी गई है? और राहुल गांधी ने ये बात सोशल मीडिया पर इसीलिए लिखी क्योंकि आज ही के दिन तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में मान्यता दी गई थी। उन्होंने बताया कि हमारे तिरंगे में केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग सच्चाई और शांति और पवित्रता की निशानी है और हरे रंग को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। सफ़ेद रंग पर बने अशोक चक्र की 24 तीलियों का भी एक विशेष मतलब है। ये तीलियाँ इंसान के 24 गुणों को दर्शाती हैं। तिरंगे से जुड़ी एक अहम बात यह भी है कि तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी दिन में कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।